पीफर्न सीरीज और हम्फ्री सीरीज को डिटेलिंग नहीं करना है, ये होमवर्क था। और आई होप कि आप लोग सारे पॉइंट्स किए होंगे। सारे पॉइंट्स नहीं भी किए होंगे, अगर आप फर्स्ट लाइन, लास्ट लाइन और रीजन बिलोंग एंड सीक्वेंस, अगर इतने सारे चीज किए होंगे, दैट्स एनफ फॉर द टू सीरीज। अभी जो हम लोग करने जा रहे हैं, ये सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चंस का पॉइंट है। ये सिंगल पॉइंट है जहां से मैक्सिमम नंबर ऑफ क्वेश्चंस आपको मिलेंगे। ठीक है। नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड बाय ए सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम। नंबर ऑफ photon emitted by a sample of hydrogen atom. Correct. Number of photon emitted by a sample of hydrogen atom. क्या है सिस्टम, समझिए जरा। नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड या नंबर ऑफ लाइन इन अ सीरीज जो होता है ना, सेम चीज है। वन फोटोन के करस्पॉन्डिंग वन ट्रांजिशन होता है, वन लाइन। सो नंबर ऑफ लाइन इन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम या नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड, सेम क्वेश्चन होता है, सेम चीजें होती है। ठीक। सो होगा क्या कि अगर कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर एनर्जी स्टेट से, किसी हायर एनर्जी स्टेट से डायरेक्ट ग्राउंड स्टेट पे आता है, डायरेक्ट नहीं, हायर एनर्जी स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे अगर आता है, तो कितने पॉसिबल नंबर ऑफ फोटॉन्स एमिटेड होंगे या कितने नंबर ऑफ लाइंस होंगे वहां पे। ये दोनों सेम चीजें हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स, नंबर ऑफ लाइन, बिकॉज ईच फोटोन करस्पॉन्ड्स वन लाइन। नहीं समझ में आया तो चलिए आप लैंग्वेज लिखिए, समझ में आएगा। इफ एन इलेक्ट्रॉन इज इन any higher oxidation higher excited state, if an electron is in any higher state, higher state, any higher state n, okay, and make a transition, and make a transition and make a transition to ground state, to ground state, then total number of different photons emitted different photons emitted is equal to n into n minus 1 by 2. So नंबर ऑफ फोटोन हो या नंबर ऑफ लाइन हो, क्या आंसर होगा, n into n minus 1 by 2। और अगर एनी हायर स्टेट से ग्राउंड स्टेट पे ना आकर के किसी ग्राउंड स्टेट को छोड़कर किसी अदर स्टेट पे आता है, तो वहां पे हम लोग डेल्टा एन कंसीडर करते हैं। सो इफ एन इलेक्ट्रॉन इज इन एनी हायर स्टेट, any higher state,
n1 मान लीजिए and make a transition to another excited state, या इसको n2 ले लीजिए, that is more better, and make a transition to another excited state, let's say n1, then total number of different photon is equal to delta n into delta n plus 1 by where delta n is equal to what? n2 minus n. करेक्ट? तो ये दो चीजें हमें याद रखना है सर, नंबर ऑफ लाइंस या नंबर ऑफ फोटोन इमिटेड for hydrogen atom or a sample of hydrogen atom. If a transition is from any higher state to ground state, and minus 1 by 2, any higher state to excited state, not ground state. Shipra Bharti, I am new admission, so I have not understand second chapter. 2 महीना के बाद अगर क्लास ज्वाइन करेंगे तो थोड़ी सी परेशानी तो होगी, कीप पेशेंस, 2-3 दिन में समझ में आने लगेगा। अभी हम लोग एटॉमिक स्ट्रक्चर कर रहे हैं, एटॉमिक स्ट्रक्चर का हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम के बाद का टॉपिक है, ये जस्ट बाद का टॉपिक है। हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम, हाइड्रोजन का लाइन स्पेक्ट्रम और स्पेक्ट्रल लाइन पिछले क्लास में हम एक्सप्लेन किए थे। अभी जो हम लोग कर रहे हैं वो नंबर ऑफ फोटोन एमिटेड बाय अ सैंपल ऑफ हाइड्रोजन एटम, यहाँ पे नंबर ऑफ लाइन डिस्कशन हो रहा है। अगर आपको समझ नहीं आ रहा है तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप राइट डाउन करिए, थोड़ा सा ट्राई करिए समझने का, ठीक है ना? थोड़ा सा पेशेंसली देखिए, क्योंकि इसके बाद जो टॉपिक आने वाला है वो थोड़ा सा टफ जाएगा आपको और भी। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, उसमें ज्यादा प्रॉब्लम नहीं जाएगा। श्रोडिंगर वेव इक्वेशन, तो श्रोडिंगर वेव इक्वेशन सबको दिक्कत होती है थोड़ी सी समझने में, वहां आपको थोड़ा सा प्रॉब्लम जाएगा। उसके बाद जैसे ही हम लोग क्वांटम नंबर पे आएंगे ना, क्वांटम नंबर के बाद हर चीज स्मूथ हो जाएगी, डोंट वरी, ठीक है? क्वांटम नंबर के बाद हर चीज स्मूथ हो जाएगा। फिर वहां से हम लोग केमिकल बॉन्डिंग पे जाएंगे, और जो भी प्रीवियस क्लास आपका छूटा हुआ है वो बैकअप क्लास चलता है मंडे अल्टरनेट में आपका, उस क्लास को ज्वाइन करिएगा, वहां पे क्लियर करेंगे। वहां भी ऑलरेडी 1 मंथ से एबव क्लास चल चुका है वहां भी, तो वहां भी फर्स्ट चैप्टर आपका लगभग गया है, ठीक है ना? तो थोड़ा सा तो नुकसान होगा ना, जितने लेट जागेंगे तो कुछ तो नुकसान होगा, नहीं तो जो लोग पहले से यहाँ बैठे उनको क्या फायदा फिर हुआ। थोड़ा ज्यादा मेहनत करना पड़ेगा, नॉट वरी, है ना? आपको बैकअप ज्यादा लगेगा और साथ में थोड़ा सेल्फ स्टडी ज्यादा करना पड़ेगा। बट ऐसा नहीं है कि इम्पॉसिबल सा चीज हो गया, अब होगा ही नहीं, ऐसा सरेंडर नहीं करेंगे अगर आप तो काम होगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें, ठीक है? जो चला गया वो चला गया, जहां से आप कर रहे हैं उसमें अपना 100% डालिए, जो चीजें चल रही है वो आपको मैक्सिमम समझ में आना चाहिए, आगे से जो होगा वो समझ में आना चाहिए, आएगा समझ में अगर आप ट्राई करेंगे तो। बिल्कुल ये एक्सक्यूज नहीं कि सर मेरा प्रीवियस क्लास छूटा हुआ है इसीलिए हमें हर चीज नहीं समझ में आता, ऐसा नहीं। ऐसा नहीं करेंगे, कुछ रिलेटेड चीज है, बहुत कम रिलेटेड चीज है, उसमें अगर प्रॉब्लम होगा तो ठीक है देखेंगे, बट ऐसा नहीं होगा कि हर जगह आपको इसलिए प्रॉब्लम होगा क्योंकि प्रीवियस क्लास आप छोड़े हैं तो इसीलिए कुछ भी समझ में नहीं आएगा, ऐसा नहीं होगा, ठीक ना? देखेंगे उसको। सो इफ एन इलेक्ट्रॉन इज इन, दो फॉर्मूला है सर यहाँ पे, एक फॉर्मूला है n इंटू एन माइनस 1/2, एक फॉर्मूला है डेल्टा n इंटू डेल्टा n प्लस 1/2।
ये दो फॉर्मूला हमें बिल्कुल बाय एंड हार्ट एकदम याद होना चाहिए सर, फिलहाल तो याद होना चाहिए, क्योंकि ढेर सारे क्वेश्चंस यहाँ से आते हैं। आपको मैं बताया कि स्पेक्ट्रल लाइन हाइड्रोजन स्पेक्ट्रम से कंपटीशन में यही दो टाइप के क्वेश्चंस आते हैं। एक क्वेश्चन तो ये थे कि किस ट्रांजिशन के लिए लेमडा मैक्सिमम होगा, लेमडा मिनिमम होगा, एनर्जी मैक्सिमम होगा, एनर्जी मिनिमम होगा। तो उसका ट्रिक आप देखें कि हमें एनर्जी कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है, हमें मैक्सिमम के लिए क्या कंडीशन देखना है और मिनिमम के लिए क्या कंडीशन देखना है। आई होप सबको क्लियर था वहां पे। तो एक वो पोर्शन था जहां से फ्रिक्वेंटली क्वेश्चन आता है। दूसरा ये पोर्शन है कि नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन बताओ, नंबर ऑफ लाइन बताइए या नंबर ऑफ फोटोन बताइए किसी हाइड्रोजन लाइक सिंबल में, अगर ट्रांजिशन एन से ग्राउंड स्टेट पे हो रहा है या N2 से N1 पे हो रहा है, किसी हायर स्टेट से किसी एक्साइटेड स्टेट पे हो रहा है। तो बस ये दो फॉर्मूला है। एक चीज हम लोग नोट पॉइंट में और लिखेंगे कि अगर वो हाइड्रोजन लाइक सिंपल में नंबर ऑफ एटम लिमिटेड है, मतलब सिंगल एटम के लिए अगर बात किया जा रहा है, सिंगल एटम है, इन केस ऑफ सिंगल आइसोलेटेड एटम, in case of single isolated atom, in case of single isolated atom, if electron make transition if electron make transition from nth state to ground state, from nth state to ground state, then maximum number of spectral line observed maximum number of spectral line observed maximum number of spectral line observed is n-1। ठीक है, सो ये सिंपल सा चीज है कि अगर एक ही हाइड्रोजन एटम के सैंपल है और मान लीजिए कि nth स्टेट मींस आई होप 1 2 3 थर्ड स्टेट से मान लीजिए यहाँ पे इलेक्ट्रॉन है, तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कितने फोटोन हो सकते हैं, ये तो यहाँ से यहाँ आ जाए। जब ये इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया तो पॉसिबल स्ट्रक्चर यही है ना, और यहाँ अगर आ गया तो कहानी खत्म, 3 है तो 2, मैक्सिमम यही हो सकता है। आप बोलेंगे सर एक यहाँ से यहाँ नहीं रह सकते ना, एक ही इलेक्ट्रॉन है ना। अगर आप ये ट्रांजिशन कंसिडर कर लिए तो एक ही ट्रांजिशन हुआ, अगर आप यहां से यहां और यहां से यहां ट्रांजिशन कंसीडर किए तो दो ट्रांजिशन हुआ। तो n अगर 3 है तो ट्रांजिशन कितने नंबर ऑफ लाइन या कितने नंबर ऑफ फोटोन हो सकते, तो दो नंबर ऑफ मैक्सिमम नंबर ऑफ फोटोन दो हो सकते हैं। समझ रहे बात। तो अगर सिंगल आइसोलेटेड एटम है तो उस केस में अगर nth स्टेट पे इलेक्ट्रॉन है तो नंबर ऑफ फोटोन या नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन कितने होंगे, n-1। ये तीन फॉर्मूला है। चलिए देखते हैं कुछ क्वेश्चन कैसे पूछता है। क्वेश्चन पहला है कि if electron make transition from if electron make transition from seventh excited state, okay, seventh excited state to second state, to second state in hydrogen atom sample, in hydrogen atom sample find the maximum number of spectral line observed। Find the maximum number of spectral line observed।
देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ फोटोन नहीं पूछा, स्पेक्ट्रल लाइन पूछा है, दोनों ही सेम चीज है। नंबर ऑफ फोटोन, ईच फोटोन करस्पॉन्ड्स स्वयं, क्वेश्चन से पहले आंसर, लेकिन गड़बड़ कर दिए फिर से आप। इतनी जल्दी क्या है दोस्त, गड़बड़ कर दिया आप। इफ इलेक्ट्रॉन मेक ट्रांजिशन फ्रॉम सेवेंथ एक्साइटेड स्टेट टू सेकेंड स्टेट इन हाइड्रोजन एटम सैंपल, यहाँ पे सदाब हाइड्रोजन एटम सैंपल में यहाँ पे कहीं नहीं लिखा गया है कि ये सिंगल आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम है, सो आप n-1 यूज नहीं कर सकते हैं, और आप n-1 जो यूज किए हैं वो भी गलत यूज किए हैं। स्वयं 21, दिस इज द करेक्ट आंसर, गुड। सो फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन। क्या करेंगे इसका सॉल्यूशन, देखिए। सबसे पहली बात की जो सेवेंथ एक्साइटेड स्टेट है, इसका मतलब हुआ n इक्वल टू 8। अगर ये बात अभी समझ में नहीं आया तो ये बहुत गलत बात है दोस्त। इसका मतलब क्या है, सेवेंथ एक्साइटेड स्टेट, नॉट सेवेंथ स्टेट, सेवेंथ एक्साइटेड स्टेट। क्या सबको ये बात क्लियर है? Yes, sir. Yes, sir. सेवेंथ एक्साइटेड स्टेट Yes, sir. मीन्स n इज इक्वल टू 8। ओके, और सेकेंड स्टेट पे आ रहा है तो इसको हम n2 मान लेते हैं। n1 इज इक्वल टू सेकेंड 2, एट्थ सेल, सेकेंड सेल। ऐसा क्यों सर? सेवेंथ एक्साइटेड स्टेट का मतलब 8 सेल, और ट्रांजिशन हो रहा है सेकेंड स्टेट पे, तो क्या यहाँ पे हमें डेल्टा एन निकालना पड़ेगा? हाँ निकालना पड़ेगा, क्योंकि हाईएस्ट स्टेट से अनदर एक्साइटेड स्टेट पे आया। सेकेंड का मतलब कौन सा एक्साइटेड स्टेट बताइए? फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट, राइट। Yes, sir. फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है सेकेंड सेल, ठीक है। सो फर्स्ट एक्साइटेड स्टेट पे आया है सेवेंथ एक्साइटेड स्टेट से, सो वन हायर स्टेट से एक्साइटेड स्टेट पे आने पे डेल्टा एन निकालते हैं सर। डेल्टा एन इक्वल टू n2 माइनस n1, दैट इज इक्वल टू 6, एंड द फॉर्मूला नंबर ऑफ फोटोन और नंबर ऑफ स्पेक्ट्रल लाइन, number of spectral line is equal to delta n into delta n plus 1 divided by 2. So it becomes 6 into 6 plus 1 divided by 2. 3 2 ja 6, 7 3 ja 21. This is the answer. बोलते हैं ना गैस, ऑनेस्टली ये आप कभी नहीं कर पाएंगे एग्जाम में, और बहुत ही क्या बोले इसको, बहुत ही इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस बनाने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट एरिया होता है ये। क्लियर है यहाँ तक? चलिए एक और क्वेश्चन देखिए आप, थोड़ा और क्लियर होगा। एन इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम, देखिए कैसे यूज करता है। एन इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम, एन इलेक्ट्रॉन इन आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम is in fourth excited state, is in fourth excited state, okay, is in fourth excited state, then upon the excitation, upon de-excitation, upon de-excitation, first the maximum number of possible photon will be, the maximum number of possible photon will be, दिया हुआ है क्या 10 होगा, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है। सेकेंड है the maximum number of possible photon will be 6,
थर्ड स्टेटमेंट है इट कैन emit 2 photon in ultraviolet region. In ultraviolet region. And fourth point है if an infrared photon is generated if an infrared photon is generated then a visible photon may follow this infrared photon. May follow this infrared photon. क्या होना चाहिए चेक कीजिए जरा पढ़िए अच्छे से. कोशिश करिए इस पॉइंट को समझने का. इसमें से कौन से ऑप्शंस करेक्ट है इस स्टेटमेंट के लिए, ये आपको चेक करना है. An element is in isolated hydrogen atom is in fourth excited state. Then upon d excitation, the maximum number of possible photon will be 10, will be 6. It can emit 2 photon in ultraviolet region. If an infrared photon is generated, then a visible photon may follow this infrared photon. आंसर नंबर 3 बोल रहे हैं प्रीति पल्लवी. आपका आंसर हम चेक करते हैं. ऑप्शन 3 है इट कैन एमिट 2 फोटोन इन अल्ट्रावायलेट रीजन. आपको पता है अल्ट्रावायलेट रीजन में कौन से सीरीज होते हैं, जल्दी बताइए. कौन से सीरीज अल्ट्रावायलेट रीजन में से बिलोंग करता है, जल्दी बताइए. The Lyman series. लाइमन सीरीज. लाइमन सीरीज के लिए ट्रांजिशन होना चाहिए n1 होना चाहिए 1 के लिए देखिए तो कितने लाइन पॉसिबल है. चेक कीजिए 1 के लिए कितने लाइन पॉसिबल है. क्या 2 लाइन पॉसिबल है 1 के लिए? मुझे तो नहीं लगता है. सिंगल आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम है गाइस. तो थर्ड ऑप्शन कैसे बोल सकते हैं. तो अब तो आंसर पता हो गया होना चाहिए क्योंकि आप सब श्योर हैं 10 और 6 तो नहीं हो रहा है आंसर, क्योंकि अगर सिंगल, हाँ डी इज द आंसर. अगर सिंगल लाइन है सर, सिंगल आइसोलेटेड हाइड्रोजन एटम है
सर फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है फिफ्थ सेल। फोर्थ एक्साइटेड स्टेट का मतलब होता है फिफ्थ सेल। सो फिफ्थ सेल का मतलब होता है 5 - 1 मतलब 4। ऑडिबल है? यस सर। Yes, यस sir. सर, थोड़ा सा वो नेट का पता नहीं, वो क्या है उसका लिमिट रीच करता है, तो उस चीज का डिस्टरबेंस है ये। ठीक है। सो 4 स्पेक्ट्रल लेंथ या 4 नंबर ऑफ फोटॉन्स की बात हुई सर, तो ये 10 और 6 आंसर नहीं है। तीसरा ऑप्शन है इट कैन एमिट 2 फोटोन इन अल्ट्रावायलेट रीजन। अल्ट्रावायलेट रीजन में तो मैक्सिमम एक ही इलेक्ट्रॉन होगा ना, 2 से 1 जो आएगा। जो 2 से 1 वाली फोटोन है ये लाइमन सीरीज में आ सकता है और अल्ट्रावायलेट रीजन में आ सकता है ये। चौथा पॉइंट है कि इफ एन इंफ्रारेड फोटोन इज जनरेटेड देन अ विजिबल फोटोन मे फॉलो दिस इंफ्रारेड फोटोन। यस, 5 से 4 एन, अगर n1 इक्वल टू 4 है या n1 इक्वल टू 3 है, n1 इक्वल टू 4 या 3, दोनों के लिए इंफ्रारेड रीजन। अगर 4 होगा तो कौन सा सीरीज? 4 होगा तो कौन सा सीरीज? ब्रैकेट सीरीज। और 3 होगा तो पास्टन सीरीज, लाइमन बामर पास्टन ब्रैकेट। सो ये ब्रैकेट ये पास्टन दोनों ही इंफ्रारेड रीजन से बिलोंग करता है। सो 4, 5 से 4, 4 से 3 इंफ्रारेड रीजन। सर 3 से 2 और 2 से 1, 3 से 2 जो है सो वो कौन सा रीजन है? विजिबल रीजन है, बामर सीरीज में आता है। सो इफ एन इंफ्रारेड फोटोन इज जनरेटेड देन अ विजिबल फोटोन मे फॉलो दिस इंफ्रारेड फोटोन। दिस इज द आंसर। क्या आता है बात समझ में? Yes, sir. Yes, sir. यस सर। क्लियर? चलिए नेक्स्ट देखते हैं हम लोग हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल, सिपरा चेक करो, ये समझ में आना चाहिए आपको। फ्रेश कॉन्सेप्ट है, बहुत ज्यादा रेलिवेंट नहीं है पीछे से, थोड़ा थोड़ा चीज समझ में आना चाहिए। हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का स्टेटमेंट ये था कि किसी भी एटम के लिए, किसी भी एटम में इलेक्ट्रॉन का जो पोजीशन होता है और जो मोमेंटम होता है, बोथ कैन नॉट बी मेजर इन ग्रेट एक्यूरेसी। चीजों को समझिए, एक एटम है और इस एटम के सेल में इलेक्ट्रॉन है। हम चाहते हैं कि इस इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन, लोकेशन और मोमेंटम दोनों ही एक्यूरेट वे में मेजर करें। कैसे मेजर करेंगे? सर इस इलेक्ट्रॉन की अगर हमें पोजीशन चाहिए होगा तो हम बहुत ही स्मॉल वेवलेंथ के लाइट को यूज करेंगे। क्यों? क्योंकि बहुत से स्मॉल वेवलेंथ वाले लाइट जो होगा वो बहुत छोटे से पार्टिकल इलेक्ट्रॉन पे टकराएगा, रिफ्लेक्ट होगा, रिफ्लेक्ट होने के बाद इमेज बनाएगा और हमें एग्जैक्ट पोजीशन दिखाई देगा। हम एग्जैक्ट पोजीशन के बारे में बात कर पाएंगे और इसीलिए हमें लैम्डा मिनिमम मिनिमम वेवलेंथ के लाइट को हमें यूज करना पड़ेगा। अगर लाइट का वेवलेंथ ज्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन से टकराएगा नहीं, कोलाइड नहीं करेगा। वो इलेक्ट्रॉन मतलब उस केस में हम इलेक्ट्रॉन का एग्जैक्ट पोजीशन नहीं बता पाएंगे, उस केस में हम प्रोबेबल पोजीशन बताएंगे। अगर हमें एग्जैक्ट पोजीशन चाहिए तो वेवलेंथ हमें लाइट का बहुत ही स्मॉल रखना पड़ेगा। अब आपको पता है कि अगर वेवलेंथ आप मिनिमम लिए तो इस लाइट के फोटोन का एनर्जी हो जाएगा मैक्सिमम। तो अगर हम पोजीशन
एक्यूरेट मेजर करना चाहते हैं तो वेवलेंथ मिनिमम का लाइट सेलेक्ट करना पड़ेगा, और इस लाइट का फोटोन का एनर्जी बहुत ज्यादा हो जाएगा। जैसे ही ये इलेक्ट्रॉन के पास जाएगा, इलेक्ट्रॉन से कोलाइड करेगा, तो इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बढ़ जाएगा। तो उस केस में हम एग्जैक्ट मोमेंटम मेजर नहीं कर पाएंगे। और अगर मोमेंटम एक्यूरेट मेजर करना चाहते हैं तो हमें कम एनर्जी का, हाइयर वेवलेंथ का लाइट यूज कर सकते हैं हम। उस केस में हमें पोजीशन अनसर्टेन मिलेंगे, पोजीशन में हमें एक्यूरेसी नहीं मिल पाएगा, क्योंकि एग्जैक्टली हम इमेज उसका नहीं देख पाएंगे कि कहाँ है इलेक्ट्रॉन। तो स्टेटमेंट इतना सा बात था कि किसी भी एटम के अंदर इलेक्ट्रॉन का पोजीशन और उसका मोमेंटम बोथ साइमल्टेनियसली ग्रेट एक्यूरेसी में मेजर नहीं किया जा सकता है। दैट इज अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। अनसर्टेन है, एक अनसर्टेन मींस कि मान लीजिए इलेक्ट्रॉन की पोजीशन अगर x है, x1 है, आप चेक कर रहे हैं तो आपको इसका पोजीशन क्या मिल रहा है, x2। सो व्हाट इज द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन इज डेल्टा x। मोमेंटम, एक्चुअल मोमेंटम उसका p1 है, आप मेजर जो कर रहे हैं उससे आपको मोमेंटम आ रहा है p2। सो व्हाट इज अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम? p2 minus p1, that is delta p. So this is delta p, and delta x is uncertainty in position and uncertainty in momentum. So जैसे ही कोशिश करेंगे आप कि ये x2 tends to x1 हो, हम ग्रेट एक्यूरेसी में पोजीशन को मेजर कर पाए, तो आपको लाइट का वेवलेंथ मिनिमम लेना पड़ेगा, लाइट की एनर्जी बढ़ जाएगी, इलेक्ट्रॉन से जैसे कोलाइड करेगा इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बहुत ज्यादा बढ़ जाएगा। सो जैसे इन अनसर्टेनिटी इन पोजीशन को लो करेंगे, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम उतना ही ज्यादा होगा। क्या थोड़ा थोड़ा क्लियर हो रहा है? अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जितना ज्यादा करेंगे, अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम उतना कम होगा। अनसर्टेनिटी इन मोमेंटम जितना ज्यादा कम करेंगे, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन उतना ही ज्यादा होगा। दोनों चीज एक साथ ग्रेट एक्यूरेसी में मेजर नहीं किया जा सकता है। हम लोग फटाफट स्टेटमेंट लिखते हैं। ये स्टेटमेंट 3 नंबर के क्वेश्चन होते हैं आपके स्कूल एग्जाम के 11th के लिए। द एग्जैक्ट पोजीशन एंड मोमेंटम, द एग्जैक्ट पोजीशन and momentum of a fast moving particle cannot be calculated precisely, at the same time or simultaneously, the exact position and momentum of a fast moving particle cannot be calculated precisely at the same time. Okay, so if delta x is the momentum uncertainty in position and delta p is the uncertainty in momentum, then it is always greater than equal to a fraction h by 4 pi. What is delta x? Uncertainty in position. What is delta p? Uncertainty in momentum. क्लियर? क्या है कि अगर किसी इलेक्ट्रॉन के बारे में आप ये कर रहे हैं सर, तो क्या मोमेंटम को आप एम भी लिखते हैं क्या? और अगर आप एम भी लिखते हैं, क्या आप इसको डेल्टा एम भी लिख सकते हैं? अब मास ऑफ पार्टिकल तो कांस्टेंट होगा ना, तो अनसर्टेनिटी किस में मिलने वाला है? वेलोसिटी में मिलने वाला है।
So delta x into m into delta v, h by 4 pi, or delta x into delta v is greater than equal to h by 4 pi m. Another result. क्या समथिंग समथिंग समझ में आ रहा है? नथिंग नथिंग आ रहा है समझ में? क्या बोलते हैं? Sir, Something, something. समथिंग समथिंग. अच्छा, एवरीथिंग नहीं सर. यहाँ पे h क्या है? प्लांक्स क्वांटम थ्योरी. प्लांक्स कांस्टेंट देख रहे हैं? h क्या है? प्लांक्स कांस्टेंट. h is Planck's constant. m mass of particle जो कि कांस्टेंट होगा तो उसमें डेल्टा लगाने की जरूरत नहीं है. So m is mass of particle, delta v is uncertainty in velocity, uncertainty in velocity. आप रीजन पढ़े हैं दोस्त? क्यों ऐसा होता है? जनरली स्टेटमेंट पढ़ा जाता है कि हाइजेनबर्ग का ये स्टेटमेंट है. आप रीजन पढ़े हैं कि ऐसा क्यों होता है? पोजीशन और मोमेंटम आप क्यों एक मतलब अगर ऐसे देखें तो रीजन बता सकते हैं. क्या यहाँ तक बात क्लियर है? अब हमें क्या क्या समझना है? और हमें ये समझना है कि सर इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो, डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो कहने का मतलब क्या है बताइए? डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो कहने का मतलब है कि वही हम x1 और x2 समझ में आ रहा है बात? एक्चुअल पोजीशन x1 है और हमारा जो कैलकुलेटेड पोजीशन है, जो हमें पता चल रहा है कि यहाँ पोजीशन है, वो x2 है मान लीजिए. तो इस दोनों के बीच का डिफरेंस जो है वही तो डेल्टा एक्स है ना. अब अगर ये क्लोज होने लगा, मतलब एक्चुअल पोजीशन x1 है तो x1 के बिल्कुल क्लोज हैं हम, x2 इज एग्जैक्टली क्लोज, मींस डेल्टा x टेंड्स टू जीरो. ओके, समझ में आ रहा है? तो क्या होगा? मोमेंटम अनसर्टेनिटी बढ़ जाएगा. जितना ज्यादा ये सर्टेन होगा उतना ज्यादा मोमेंटम अनसर्टेन होगा. योर वॉइस इज नॉट ऑडिबल. साक्षी. Yes, sir. Audible, sir. टेम्परेली थोड़ा सा डाउन जाता होगा, नेट डिप करता होगा. यू नो बिहार में है ना, ये सब कॉमन है. थोड़ी थोड़ी प्रॉब्लम होगा यहाँ पे. 10 और 15 डेज. डेल्टा एक्स टेंड्स टू जीरो. x1 x2 जो है सर वो x1 के क्लोज जा रहा है, मींस हम पोजीशन को ग्रेट एक्यूरेसी में मेजर करने की कोशिश कर रहे हैं. डेल्टा x टेंड्स टू जीरो. देन व्हाट इज डेल्टा p? डेल्टा p टेंड्स टू इंफिनिटी. जितना ज्यादा पोजीशन को एक्यूरेट करेंगे, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन जितना कम होगा, मोमेंटम में अनसर्टेनिटी उतना ज्यादा बढ़ जाएगा. इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम उतना ज्यादा इंक्रीज कर जाएगा. सर क्या ये स्टेटमेंट समझ में आ रहा है? और if delta p tends to 0 then delta x tends to infinity. एक चीजों को सर्टेन करेंगे, दूसरा चीज अनसर्टेन होगा उतना ही ज्यादा. साइमल्टेनियसली दोनों चीज को एक्यूरेट वे में, एक्यूरेट एक्यूरेसी में, ग्रेट एक्यूरेसी में मेजर नहीं कर सकते. दैट इज द स्टेटमेंट. क्लियर ये चीज? Yes, sir. यस सर. चलिए, सो ये सर ऑप्टिक्स से रिलेटेड चीज है कि अगर आपको पोजीशन का ग्रेट एक्यूरेसी चाहिए, अच्छी एक्यूरेसी चाहिए, तो आप मिनिमम वेवलेंथ के लाइट को यूज करेंगे जिसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होगी. तो वो इलेक्ट्रॉन को
मैक्सिमम एनर्जी ट्रांसफर करेगा, जिससे इलेक्ट्रॉन का मोमेंटम बहुत ज्यादा अनसर्टेन हो जाएगा, हम एक्चुअल मोमेंटम पता नहीं कर पाएंगे उस केस में। ठीक है, चलिए एक चीज हम लोग और करते हैं सर, लेमडा इज इक्वल टू h by mv। सर लास्ट डेरिवेटिव पार्ट प्लीज रिपीट, लास्ट डेरिवेटिव पार्ट्स मींस ये, if delta x tends to 0 then delta p tends to infinity, if delta p tends to 0 then delta x tends to infinity। एक को हम ग्रेट एक्यूरेसी में मेजर करेंगे, एक का एक्यूरेसी अगर ज्यादा होगा तो दूसरा अनसर्टेन हो जाएगा। नहीं समझे बात, ये न्यूक्लियस है, इस सेल में कहीं पे इलेक्ट्रॉन है, मैं बोल रहा हूँ ये पोजीशन यहाँ है, ये तो रिवॉल्व कर रहा है ना 3D स्पेस में, कहीं भी हो सकता है। हालांकि श्रोडिंगर कॉन्सेप्ट पढ़ेंगे बिल्कुल चेंज हो जाएगा ये सारा कुछ, लेकिन अभी तक जो बोर्स मॉड्यूल हम लोग जानते हैं उसमें यही जानते हैं ना कि न्यूक्लियस के चारों तरफ 3D स्पेस में ये रिवॉल्व करते रहता है। तो इसकी पोजीशन अगर हमें सही सही पोजीशन चाहिए तो जो लाइट हम यूज करेंगे उस लाइट का वेवलेंथ हमें बहुत कम लेना पड़ेगा, मिनिमम लेना पड़ेगा। अब लाइट का वेवलेंथ मिनिमम तो E इज इक्वल टू होता है hc बाय लेमडा। अब ये लेमडा का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एनर्जी, लाइट मिनिमम तो एनर्जी मैक्सिमम, और लाइट वेवलेंथ मिनिमम तो एनर्जी मैक्सिमम, वेवलेंथ मैक्सिमम तो एनर्जी मिनिमम। तो ये लाइट, ये जो लाइट है ये फोटोन है ना, तो फोटोन में अगर मैक्सिमम एनर्जी है, ये फोटोन जैसे इलेक्ट्रॉन में टकराएगा तो अपना एनर्जी ट्रांसफर करेगा इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन की मोमेंटम नहीं बढ़ जाएगी क्या? जो मोमेंटम का वैल्यू होगा इलेक्ट्रॉन का वो बढ़ जाएगा ना, इंक्रीज कर जाएगा ना। अब ये जितना क्लोज लेंगे, जितना ज्यादा एनर्जी का फोटोन लेंगे, मोमेंटम उतना अनसर्टेन होगा। और आप जितना क्लोज पोजीशन चाहते हैं, जितना एक्चुअल एग्जैक्ट पोजीशन निकालने की कोशिश करेंगे, आपको लेमडा मिनिमम उतना ही ज्यादा मिनिमम लेमडा लेना पड़ेगा, तो उतना ही ज्यादा एनर्जी होगा उसका, उतना ही ज्यादा मोमेंटम चेंज करेगा। सो इफ डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, इफ अनसर्टेनिटी इन पोजीशन टेंड्स टू 0, अनसर्टेनिटी इन पोजीशन हम बिल्कुल नहीं होने देना चाहते हैं, पोजीशन एक्यूरेट मेजर करना चाहते हैं, तो डेल्टा पी टेंड्स टू इंफिनिटी, मोमेंटम में आपको इनफाइनाइट चेंज मिलेगा। मोमेंटम आप सही मोमेंटम आप नहीं बता पाएंगे, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का एक्चुअल मोमेंटम बहुत बदल गया होगा उस फोटोन से टकराने के बाद। क्या दिक्कत है इसमें यार? अब ये इक्वल टू एस सी बाय लेमडा, ये सब कॉन्सेप्ट तो जस्ट एटॉमिक स्ट्रक्चर में हुआ है, तो इस सब में अगर दिक्कत होगा तो दिक्कत है। क्या हम लोग इससे पहले लेमडा इक्वल टू एच बाई एम भी देखे हैं? हालांकि ये डी ब्रोगली इक्वेशन है, अगर नहीं देखे हैं तो फिलहाल एक रिजल्ट के लिए ये देख लीजिए, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम बी। अगर डी ब्रोगली इक्वेशन हम नहीं किए हैं तो ये हम बताने वाले हैं, लेमडा इज इक्वल टू एच बाई एम बी होता है। अगर हम ये देखते हैं तो एम बी मोमेंटम होता है, तो सर लेमडा इज इक्वल टू एच बाई पी भी बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, पी इक्वल टू एच बाई लेमडा भी बोल सकते हैं। फिलहाल के लिए आप इसको याद रख सकते हैं, डी ब्रोगली वेव इक्वेशन में ये चीजें डिराइव होगा, ये चीजें स्टेटमेंट है उसका वहां पे, तो देखेंगे वहां पे कैसे होता है ये। तो यस, lambda is equal to h by mb, mb is p momentum, so lambda equal to h by p, p equal to h by lambda। so इसका मतलब ये हुआ सर कि if p tends to infinity, that is lambda tends to 0, क्या यही होगा? और p tends to infinity कब होता है? जब डेल्टा x tends to 0 होता है, that is इसके साथ भी हम lambda को रिलेट कर सकते हैं, lambda tends to 0। तो ये चीजें थोड़ा मतलब क्या बोलेंगे, अनएक्सपेक्टेड था आपके लिए। ये कंपैरिजन अगर पूछ दिया तो जनरली आपको ये कंपैरिजन नहीं दिखता है बुक में, ये देख लीजिए, लेमडा के साथ रिलेट कर लेता है कभी कभी कि डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0 तो डेल्टा पी टेंड्स टू इंफिनिटी, ये बात क्लियर है। लेकिन सर डेल्टा पी टेंड्स टू इंफिनिटी ये तब होगा जब लेमडा टेंड्स टू 0 होगा, क्योंकि h बाय लेमडा होता है p। तो वेवलेंथ से ऐसा रिलेशन है सर, लेमडा टेंड्स टू 0 होगा, डेल्टा एक्स टेंड्स टू 0, लेमडा टेंड्स टू 0। तो ये रिलेशन भी ध्यान रखेंगे आप। क्लियर? चलिए अगेन एक और चीज देखते हैं हम लोग का, अनदर फॉर्म देखते हैं हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल का। अगेन सर अपने पास इक्वेशन है डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई, करेक्ट? ये इक्वेशन था अपना, हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बिहाफ पे हम ये लिख सकते हैं।
ओके, अब ऐसा कीजिए सर कि डेल्टा टी से डिवाइड कर दीजिए और डेल्टा टी से मल्टीप्लाई कर दीजिए। डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी कीजिए इंटू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी कीजिए। कोई दिक्कत होगा क्या? एच बाई 4 पाई। ये डेल्टा टी क्या है? डेल्टा टी है टाइम टेकन, तो मल्टीप्लाई डिवाइड कर दिए हम यहाँ पे। आपको पता होगा कि चेंज इन मोमेंटम बाय चेंज इन टाइम, इसको क्या बोलते हैं? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम होता है ये। डेल्टा पी बाई डेल्टा टी ये क्या होता है? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम। क्या आप लोग पढ़े हैं ये? यस सर। क्या बोलते हैं रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को? फोर्स फोर्स। बोलते हैं क्या? रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम को फोर्स बोलते हैं। सो फोर्स इंटू डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। अब बताइए, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट को क्या बोलते हैं? वर्क डन बोलते हैं क्या? Yes, sir. वर्क डन को एनर्जी बोल सकते हैं क्या? Yes, sir. डेल्टा यस ई सर। इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। सो एनर्जी और टाइम का ये रिलेशन है, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। ठीक है, अब हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल लिख दिया क्वेश्चन में, बोला कौन सा स्टेटमेंट सही है। वहां पे डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई, आपको कोई ऑप्शन ही नहीं दिख रहा है। क्या करेंगे आप? एनर्जी के फॉर्म में ये भी इक्वेशन हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल में ही आता है, डेल्टा ई इंटू डेल्टा टी ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। बात समझ में आता है? क्या है सर ये डेल्टा ई? यहाँ पे डेल्टा ई है अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। अनसर्टेनिटी इन एनर्जी। डेल्टा टी क्या है सर? अनसर्टेनिटी इन टाइम। क्या बोलते हैं? क्लियर है? कोई दिक्कत है? बोलिए, दिक्कत है? नो सर। नो सर। चलिए कुछ एग्जाम्पल क्वेश्चन देखिए। फर्स्ट क्वेश्चन है, अ गोल्फ बॉल हैज अ मास 40 ग्राम। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है। अ गोल्फ बॉल हैज अ मास 40 ग्राम and a speed of 45 meter per second. meter per second. If the speed can be measured within accuracy of 2%, can be measured within the accuracy of 2%, calculate the uncertainty in position. फर्स्ट क्वेश्चन ही टफ हो गया क्या? कीजिए कैलकुलेट। क्वेश्चन करिए, क्वेश्चन को समझने का, आंसर आता है नहीं आता है डजेंट मैटर। क्वेश्चन में क्या गिवन है, हमें क्या कैलकुलेट करना है, क्वेश्चन को पढ़ के कोशिश करिए समझने का। दैट्स इट। परेशान बिल्कुल नहीं होना है दोस्त, आराम से कीजिए।
जो हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल था वो एक्चुअल में सारे सब्सटेंस के लिए एप्लीकेबल था। होता क्या है, आप प्रैक्टिकल कुछ क्वेश्चंस आप ऐसे देखेंगे और हाइजेनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल बोलिए, चलिए हम लोग उसको डी ब्रोगली इक्वेशन में डील कर लेंगे। डी ब्रोगली वेव इक्वेशन, जो सिग्निफिकेंट मास वाले ऑब्जेक्ट होते हैं ना वहां पे ये चीज एप्लीकेबल नहीं होता है, तो उसी टाइप के ऑब्जेक्ट, इलेक्ट्रॉन जैसे ऑब्जेक्ट जो होते हैं उसी के लिए एप्लीकेबल होता है ये सब। बहुत ही लाइटर पार्टिकल, बहुत ही स्मॉलर पार्टिकल के लिए। क्वेश्चन आप लोग पढ़ लिए, पढ़ाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन पढ़े कुछ समझ में आया? मुझे लगता है कि आप लोग इसको डील नहीं कर पाएंगे, पहली बार सुन रहे हैं इसको कैसे डील किया जाता है सब। तो चलिए चेक करते हैं। अ गोल्फ बॉल हैज अ मास 40 ग्राम, मास ऑफ बॉल 40 ग्राम, ओके, एंड a speed of 40 मीटर पर सेकेंड, मीन्स v जो है वो 45 मीटर पर सेकेंड है। इफ द स्पीड कैन बी मेजर्ड विद इन एक्यूरेसी ऑफ 2%, मीन्स ये जो वेलोसिटी है ये 2% ही एक्यूरेट है। सो इसका 2% कितना निकाला जाए, मतलब डेल्टा v अगर आप यूज करेंगे ना तो ये होगा 45 का 2%। अनसर्टेनिटी, एक्यूरेसी, एक्यूरेसी कितना है, 2% ही एक्यूरेसी है। सो डेल्टा v क्या होगा, 45 का 2%। कितना आएगा ये आएगा सर 20, ये होगा 10, ये होगा 0.9 मीटर पर सेकेंड। ओके, सो हमें निकालना है, कैलकुलेट द अनसर्टेनिटी इन पोजीशन। सो डेल्टा एक्स, डेल्टा कुछ ज्यादा खतरनाक बन जाता है नहीं, डेल्टा एक्स इंटू एम इंटू डेल्टा वी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई। आ रहा है बात समझ में? सो व्हाट इज डेल्टा एक्स, एच बाई 4 पाई एम वी, एम वी नहीं एम डेल्टा वी। सो सर वैल्यू पुट कीजिए, कैलकुलेट कीजिए। 6.625 into 10 raised to the power minus 34 joule second divided by 4 into 3.14 into 40 ग्राम है। ऐसा यूनिट में लेना है, जूल सेकेंड है तो ऐसा यूनिट में लीजिए। सो 40 into 10 raised to the power minus 3 kg कीजिए इसको। 40 into 10 raised to the power minus 30 kg हो जाएगा, ये minus 3 kg हो जाएगा, into 0.9 हो जाएगा। क्या हर चीज हो गया ये? देखिए जरा, ये मीटर पर सेकेंड में है, ये केजी में है, ये जूल सेकेंड में है, सारे ऐसा यूनिट में है। आप इसको कैलकुलेट कीजिए, जो भी होगा दैट इज द आंसर। क्लियर है? क्वेश्चन सेकेंड, uncertainty in position is uncertainty in position is twice the uncertainty uncertainty in momentum uncertainty in position is twice the uncertainty in momentum. Find the uncertainty in
इसको आप लोग कीजिए, इसको हम नहीं करेंगे। Uncertainty in position is twice the uncertainty in momentum. Find the uncertainty in velocity. आई थिंक आप लोग कर पाएंगे इस क्वेश्चन को, कीजिए जरा। क्या आंसर आएगा या नहीं? Uncertainty in position is twice the uncertainty in momentum. Find the uncertainty in velocity. उसी का आंसर आया है कुछ, उसी का आंसर आया है कुछ। और कोई? चलिए चेक करते हैं। आज की क्लास का लास्ट क्वेश्चन है ये, ठीक है? आप लोग भी कोशिश करिए आगे करने का। So uncertainty in position is twice the uncertainty in momentum. So according to question हम लोग ये लिख सकते हैं, according to question delta x is equal to 2 delta p. Uncertainty in position is twice the uncertainty in momentum. ठीक है। अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या बोलता है? डेल्टा एक्स इंटू डेल्टा पी इज ग्रेटर देन इक्वल टू एच बाई 4 पाई। क्या डेल्टा एक्स को हम 2 डेल्टा पी लिख सकते हैं? सो 2 डेल्टा पी इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई। सर ये हो गया 2 डेल्टा पी का स्क्वायर इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई। क्या हम लोग ये लिख सकते हैं 2 m इंटू डेल्टा v का स्क्वायर इज इक्वल टू एच बाई 4 पाई? कोई तकलीफ? व्हाट इज अनसर्टेनिटी इन वेलोसिटी? सो डेल्टा v इज इक्वल टू h बाय 8 पाई m स्क्वायर अंडर रूट। क्या एग्री करते हैं आप लोग? बोलिए। 4 टू जा 8 पाई m स्क्वायर अंडर रूट, क्या आप लोग एग्री करते हैं? सो व्हाट इज डेल्टा v? डेल्टा v इज इक्वल टू 1/2m बाहर कर लेते हैं और 4 टू जा 8 होता है, सो 1/2m को बाहर कर लीजिए और अंडर रूट ऑफ h बाय 8 पाई m स्क्वायर, क्या बच गया? 2 पाई। क्या ठीक लिखे हैं ये? चेक इट।
Yes, sir. यस Yes, sir. खुशी x/2 कैसे आया था? कुछ ऐसे चीज था जिसको एज्यूम कर लिए थे x क्या? कुछ ऐसा चीज था जिसको x एज्यूम कर लिए? हाँ जी, Sir, delta x/2. अच्छा। ओ, तो ये m कहाँ गए प्रदीप? वेलोसिटी के टर्म में लिखना है तो फिर m करना पड़ेगा ना, m तो आएगा ही वहां पे, है ना? क्लियर? चलिए मिलते हैं कल डॉट क्लास में। ओके, Thank you, sir. थैंक यू सर। Sir. Yes, sir.